हेलो एवरीवन, आई एम CA पलक शर्मा और आज का वीडियो उन लोगों के लिए रहेगा जिन लोगों ने अपने दिमाग में जिनके दिमाग में बिजनेस आइडियाज हैं, बिजनेस प्लान्स हैं और वो अपने आप का बिजनेस चलाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम किस तरह की अपनी बिजनेस को चलाएं। हम उसको एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करें, एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर करें, पार्टनरशिप के अंदर भी एज एन LLP हम जाएं या फिर हम एज अ कंपनी ही रजिस्टर कर लें। तो आज मैं बात करूंगी इन सब एंटिटीज की टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या रहती हैं अगर आप उस बिजनेस को उस तरह से रजिस्टर करते हैं। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप कौन रजिस्टर कर सकता है, कौन कौन बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑप्ट कर सकता है। तो उसके लिए अगर आप सिंगल मैन हैं और आप इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी फर्म को, आप अपने बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा हैं, मतलब 2, 3 या फिर उससे ज्यादा हैं, तो आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर भी आपके पास एक वो रह जाती है कि पार्टनरशिप में भी आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरह रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। उसका एक अलग तरह की एंटिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आपको पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी के बेनिफिट्स कंबाइन करके, आपको अगर बेनिफिट्स लेने हैं तो आप एज एन LLP रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हैं तो आप एज अ कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टैक्स स्लैब्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर, तो जो गवर्नमेंट है उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानती है, तो उसको इंडिविजुअल जो टैक्स रेट्स रहते हैं उसके ऊपर टैक्स करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप रन कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो जैसे कि इंडिविजुअल स्लैब्स रहते हैं कि 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो फिर उसके बाद स्लैब शुरू होती हैं 2.5, अगर आप 60 ईयर से कम हैं 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स होगा। उस हिसाब से 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ रहे हैं तो 20% होगा, और 10 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो 15% होगा। ये मैं ओल्ड रिजीम की बात कर रही हूँ। अगर आप न्यू रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं, वो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया, वो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उस केस के अंदर क्या होता है, आपको इफेक्टिव टैक्स रेट लगता है। अब फॉर इंस्टेंस अगर आपकी जो बिजनेस इनकम आ रही है, या कह लीजिए टोटल इनकम जो आ रही है वो 50 लाख रुपए आ रही है, ये सब मैं बात कर रही हूँ विदाउट सेस। सेस आपको पता है एडिशनल हर केस के अंदर 4% लगता ही लगता है। तो उस केस के अंदर क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग बिजनेस इनकम आ रही है 50 लाख रुपीज की, तो उसके हिसाब से स्लैब के हिसाब से आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 13,12,500 रुपए। तो इसको अगर आप इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 26% ही रह जाएगा। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करें तो आपको फायदा क्या रहता है, आपको टैक्स स्लैब्स का बेनिफिट मिल जाता है। वही दूसरी जगह अगर आप पार्टनरशिप फर्म की तरह तौर पर रजिस्टर हो रहे हैं या LLP के तौर पर रजिस्टर हो रहे हैं, तो फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। इसके ऊपर सेस एडिशनल 4% आप लगेगा ही लगेगा, वो हर एंटिटी के केस में लगेगा। मैं सेस को मेंशन नहीं कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बतौर अगर आप अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करते हैं तो उस केस के अंदर क्या रहता है, वैसे तो आप इंडिया में अगर बिजनेस प्लान करें, दैट इज यूर अ डोमेस्टिक कंपनी, तो फ्लैट टैक्स रहता है 30% का। लेकिन गवर्नमेंट नई चीजें लेके आई कि अगर आप अपने आप को सेक्शन 115BA के अंदर एज ए बतौर कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपको जो फ्लैट टैक्स लगेगा वो लगेगा 25% का। अगर आप, फिर उन्होंने और ऑप्शंस दिए हैं कि अगर आप सेक्शन 115BAA के अंदर रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आपको जो टैक्स स्लैब लगेगी वो 22% की लगेगी। और अगर आप एज अ कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर तो आप कंपनी ही कर रहे हैं, लेकिन आप ऑप्ट कर रहे हैं सेक्शन 115BAB, तो आपको टैक्स लगेगा फ्लैट 15% पे। आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। नाउ इफ यू वांट कि मैं और डिटेल डोमेस्टिक कंपनी के बारे में या सेक्शंस को इलाबोरेट करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं आप लोगों को। तो ये तो मैंने बात की टैक्स स्लैब्स के बारे में। उसके बाद क्या गवर्नमेंट करती है
कि अगर आपकी इनकम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से एक्सीड करने लगती है तो गवर्नमेंट जो है वो आपको सरचार्ज लगाती है। ये इन एडिशन टू जो आप टैक्स कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सरचार्ज लगता है। कुछ कुछ लोगों को आइडिया भी होगा। तो अगर मैं बात करूं, आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो इंडिविजुअल के जो सरचार्ज लगते हैं वो लगेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, या कह लीजिए हमारी एक्ट क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और अगर आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम के अंदर आपकी सारी इनकम्स आ जाती हैं, बिजनेस इनकम भी आ जाती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, अगर आप सैलरी का काम एम्प्लॉयड हैं तो सैलरी भी आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ जाएंगे, अगर आपको कोई कैपिटल गेन्स है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में लग रही है, 1 करोड़ के बीच में आ रही है, तो उस केस के अंदर वो कहता है कि एडिशनल सरचार्ज आपको 10% देना पड़ेगा। ये मैं सोल प्रोप्राइटर के बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से भी एक्सीड कर गई है और 2 करोड़ तक है आपकी टोटल इनकम की अमाउंट, तो आपको एडिशनल सरचार्ज 15% का देना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से भी बढ़ गई, आप बहुत अमीर हैं, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में भी आपका सरचार्ज, आपकी टोटल इनकम आ रही है, तो उस केस के अंदर आपको जो सरचार्ज लगेगा वो सरचार्ज लगेगा 25% ऑन दी टैक्स अमाउंट। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अब बस अगर अब 5 करोड़ से भी आप एक्सीड कर गए हैं तो आपको सरचार्ज लगेगा 37% का ऑन दी टोटल इनकम, ऑन दी टैक्स अमाउंट। ठीक है। तो ये सब तो मैंने बात की सोल प्रोप्राइटर के केस में। तो मैक्सिमम अगर आप 5 करोड़ के ऊपर हैं तो आपको 37% तक का सरचार्ज लग जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म के तौर पे रजिस्टर हुए हैं तो उसने सिंपल बोल दिया कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म है और आपकी पार्टनरशिप फर्म की इनकम जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो फ्लैट 12% सरचार्ज आपका टैक्स के ऊपर लग जाएगा। खत्म कहानी। और सिमिलर प्रोविजन ही उसने एलएलबी के अंदर दे दी कि अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो 12% हम आपको सरचार्ज दे देंगे। बट फिर कंपनी के केस में अगर वो कहता है कि अगर आप बतौर एज ए डोमेस्टिक कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो उसने सिंपल बोल दिया अगर तो आपकी टोटल इनकम जो है बिजनेस की है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आ रही है तो मैं सरचार्ज 7% लगाऊंगा। गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट कहती है। उसके बाद वो कहती है कि अगर आप 10 करोड़ के ऊपर आपकी टोटल इनकम चली गई तो 12% पे सरचार्ज लगा दूंगा मैं। लेकिन फिर अब उन्होंने सेक्शन 115 BA और 115 BA भी इंट्रोड्यूस किया था। तो उस केस के अंदर उन्होंने सरचार्ज अमाउंट वेरी कर दी कि अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं इन 2 सेक्शंस में, दैट इज 115 BA एंड 115 BAB, तो आपको सरचार्ज की जो परसेंटेज रहेगी वो 10% ऑन टैक्स रहेगी। ये तो मैंने बात की रेट्स की और सरचार्ज की। अब और क्या डिफरेंस रहता है इन केसेस के अंदर, वो ये रहता है कि आपको एक सेक्शंस 44 AD एंड सेक्शंस 44 ADA होते हैं, जिसके अंदर सिंपल 44 AD की अगर मैं बात करूं तो एक्ट कहती है कि सिंपल कुछ एलिजिबल एसएससीज हैं, अगर वो कुछ एलिजिबल बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं तो वो सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर सकते हैं। और उस केस के अंदर जो उनकी बिजनेस टैक्सेबल बिजनेस इनकम बनेगी वो बनेगी 8% ऑफ द टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स जो उस बिजनेस ने अर्न किए हैं। आपको जो P&L प्रॉपर बनाते हैं या कह लीजिए बैलेंस शीट बनाते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, फ्लैट 8% पे हम टैक्स करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर है वो आपको किसी भी मोड में आए हैं अदर देन कैश, मतलब आपने बैंक में रिसीव किया या चेक से रिसीव किया, तो उस केस के अंदर ये टैक्सेबल अमाउंट की जो परसेंटेज होगी वो होगी 6% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर। ये वो प्रोविजन देती है उन लोगों को जिनकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं 2 करोड़ से कम रहती हैं इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। उस केस के अंदर वो एलिजिबल एसेसीज आप इन सेक्शन को अवेल कर सकते हैं, ये टैक्स कहता है। लेकिन अब ये कौन सी एंटिटी के लिए एलिजिबल है, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आप पार्टनरशिप फर्म हैं तो उस केस के अंदर आप ये जो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी या कह लीजिए सेक्शन की प्रोविजंस को अवेल कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है या फिर आप कंपनी हैं तो आप इस सेक्शन की फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक है। अगर आप एज एन LLP या कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आप इस ऑप्शंस के फायदे नहीं ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आपको कौन से फॉर्म्स एप्लीकेबल रहेंगे, बिकॉज मोर और लेस आपको अपनी रिटर्न्स तो फाइल करनी ही है। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ, आपको मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपके लिए जो ITR एप्लीकेबल हो जाते हैं, बिकॉज सोल प्रोप्राइटर को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ITR फॉर्म नंबर 1, ITR फॉर्म नंबर 2 एंड ITR फॉर्म नंबर 4। तो ये 3 फॉर्म्स जो हैं वो एप्लीकेबल रहते हैं सोल प्रोप्राइटर के लिए, डिपेंडिंग अपॉन दी वेरिएशंस की उसकी और क्या कॉम्बिनेशन हो रहे हैं इनकम्स के विद बिजनेस इनकम की, मतलब सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से। तो उस हिसाब से उनको या तो ITR 1 एप्लीकेबल होगा या 2 होगा या 4 होगा। तो अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है तो उस केस के अंदर जो आपको फॉर्म एप्लीकेबल होगा ITR का, वो होगा ITR 4 सुगम, दैट इज SUGAM। वो फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब जब गवर्नमेंट ने एक नई तरह की एंटिटी इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसके लिए उन्होंने अलग से एक ITR फॉर्म बना दिया, दैट इज ITR फॉर्म नंबर 5। गॉट इट। और अगर आप एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुए हैं, इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हैं, मतलब आप डोमेस्टिक कंपनी हैं, तो आपके लिए ITR जो अवेलेबल होगा वो होगा ITR 6 या 7। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए थी जो अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो वो एक फेयर कंपैरिजन कर सकते हैं और अपनी इनकम के हिसाब से, उस हिसाब से अपने बिजनेस को एज एन एंटिटी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्रेस द लाइक बटन। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ सेक्शंस जो मैंने बोले हैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हुए हैं, या आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।